यहाँ हम बात कर रहे हैं फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के बारे में, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आईओटी डिवाइसेस और आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम सोचेंगे फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के बारे में, तो हमें सोचना होगा आईओटी डिवाइसेस और आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है आईओटी प्रोटोकॉल्स, ये जो आईओटी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड होते हैं। इनमें कुछ नेटवर्किंग के एडवांस प्रोटोकॉल्स का भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, क्लास के शुरुआत में, कि आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर थिंग्स क्या है? ठीक है, थिंग्स जो हैं वो होते हैं नोड डिवाइसेस जिसमें कि यूनिक आइडेंटिटीज़ होते हैं। जो भी आपके थिंग्स रहेंगे उनमें यूनिक आइडेंटिटीज़ होंगे। भले ही आपके डिवाइसेस सेम टाइप के होंगे, लेकिन उनके जो आईडीज़ होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं सेम टाइप के होने के बावजूद। और जो भी हमारे पास नोड डिवाइसेस होंगे या भी जो भी हमारे पास थिंग्स होंगे, जो भी हमारे पास डिवाइसेस होंगे, वो परफॉर्म कर सकते हैं सेंसिंग से रिलेटेड टास्क, जैसे कि रिमोट सेंसिंग, इसके अलावा एक्चुएटिंग, और साथ ही साथ जो भी हमारे पास नोड डिवाइसेस होंगे उनमें कुछ कैपेबिलिटीज़ होंगी जो होती हैं आपकी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़, यानी कि वो मॉनिटर करेंगे पूरे प्रोसेस को। साथ ही साथ इस बात को भी मॉनिटर करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से वर्क कर रहा है। जो भी थिंग्स रहेंगे, थिंग्स यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं डिवाइसेस। ठीक है, जो भी डिवाइसेस रहेंगे उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। और इसके अलावा जो हमारा क्लाउड बेस्ड सर्वर रहेगा, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सर्वर किस लिए यूज़ होगा? पूरे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, डेटा के एक्सचेंज के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सारे प्रोसेसेस के लिए यूज़ होगा एक क्लाउड बेस्ड सर्वर, जो कि फैसिलिटेट रहेगा या फिर लेस रहेगा आपके इंटरनेट के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आईओटी प्रोटोकॉल्स रहेंगे जो कि डेटा के एक्सचेंज के लिए, डेटा के कलेक्शन के लिए, डेटा के एनकोडिंग के लिए, इन सारे अदर पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं थिंग्स पर। ठीक है, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं थिंग्स के बारे में, तब हम बात करते हैं आईओटी डिवाइसेस के बारे में, यानी कि थिंग्स इक्वल टू आईओटी डिवाइसेस, थिंग्स इक्वल आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पर थिंग्स का मतलब है आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, ऐसे आईओटी डिवाइसेस जिनमें कि यूनिक आइडेंटिटीज़ होंगी। ठीक है, भले ही डिवाइस का टाइप सेम हो, लेकिन यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो डिवाइस हैं, जैसे कि 2 मोबाइल फ़ोन्स है ना, 2 मोबाइल फ़ोन हैं, लेकिन दोनों की जो आइडेंटिटी है वो सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मोबाइल में क्या होते हैं, IMEI नंबर होते हैं, तो हर मोबाइल का आप जानते होंगे कि IMEI नंबर अलग होता है। तो इसी तरीके से यूनिक आइडेंटिटीज़ भी डिफाइन किए जाएंगे इन द केस ऑफ आईओटी। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हर आईओटी डिवाइसेस में अलग अलग यूनिक आइडेंटिटीज़ होंगे और वो परफॉर्म कर सकेंगे रिमोट सेंसिंग, एक्यूटेटिंग और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़। थिंग्स जो होते हैं वो आईओटी एप्लीकेशन के मेन पार्ट हैं। यदि आप कोई भी आईओटी का मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोई भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, तो वहाँ पर थिंग्स जो हैं आपके मेन पार्ट हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आपके पास डिवाइसेस ही नहीं हैं तो आप एक आईओटी सिस्टम को बेटर ढंग से आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आईओटी नीड्स डिवाइसेस। ठीक है, भले ही वो डिवाइसेस फिजिकली प्रेजेंट हो या वर्चुअली प्रेजेंट हो, लेकिन डिवाइसेस होना चाहिए, है ना, यानी कि थिंग्स सबसे मेन पार्ट है।
IoT डिवाइसेस कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सेंसिंग डिवाइसेस जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस आप जनरली है ना हैंड वियरिंग के पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हो, हाथ में भी पहनते हो स्मार्ट वॉच। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस होते हैं। वियरेबल सेंसर्स, ठीक है, वियरेबल सेंसर आपके बॉडी से अटैच रहता है, कई बार ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, व्हीकल्स में होता है, इंडस्ट्रियल मशीन्स। ये डिवाइसेस जनरेट करते हैं डेटा को कुछ किसी न किसी फॉर्म में। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं जिस इन सारे प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है आपका डेटा एनालिटिक्स सिस्टम यूज़ होता है, जिससे कि आपका जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, जिससे कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन को आप लोकली या फिर रिमोटली क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। अब हम बात करेंगे जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT डिवाइसेस के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको डिवाइसेस के नाम बताए गए हैं, जैसे कनेक्टिविटी पर्पज़ के लिए USB होस्ट यूज़ होता है। USB होस्ट मतलब यहाँ पर मल्टीपल USB डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। RJ45 और ईथरनेट, ठीक है, RJ45 जो है मेनली इंटरनेट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये आपके लैन में, मैन में, वैन में भी यूज़ हो सकता है। इसके बाद होता है प्रोसेसर, CPU, ठीक है, किसी भी डिवाइसेस में, किसी भी कंप्यूटर में मेन उसका ब्रेन जो होता है वो होता है CPU होता है। इसके बाद ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस के लिए HDMI, ऑडियो के लिए 3.55 mm का ऑडियो, वीडियो के लिए RCA वीडियो। देखिए अब आता है इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं सेंसर्स के लिए, एक्चुएटर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसर्स के लिए कौन कौन सी इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, UART है, SPI है, I2C है और CAN है। ये सब की क्या है, आपके इनपुट आउटपुट के इंटरफेस के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब मेमोरी में जो अलग अलग टाइप के मेमोरी होते हैं, NAND मेमोरी और NOR मेमोरी और DDR1, 2, 3, ये मेनली आपके रैम के लिए होते हैं। ग्राफिकल ऑपरेशंस के लिए GPU, स्टोरेज इंटरफेस SD, MMC, SDIO, ये सारे आपके IoT डिवाइसेस के अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे हम आते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि टेम्परेचर डेटा, सपोज़ हमको टेम्परेचर डेटा जनरेट करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर डेटा किससे जनरेट हो सकता है, आपके एक टेम्परेचर से रिलेटेड सेंसर होगा जो कि सेंस करेगा आइदर रूम टेम्परेचर और आउटसाइड का टेम्परेचर, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं टेम्परेचर डेटा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर डेटा होम में भी हो सकता है, अदर प्लेसेस में भी हो सकता है। जब भी हम प्रोसेस करते हैं, यानी कि जब भी हम टेम्परेचर सेंसर को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं टेम्परेचर को और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले पाते हैं यूज़र के लिए, ठीक है। इसके पहले जो हमने आपको एक छोटा सा डायग्राम बताया था, उसमें आपको बहुत सारे IoT डिवाइसेस के बारे में बताया गया था, जैसे कि वो एक जेनरिक ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, वहाँ पर आपको एक जेनरिक ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे IoT डिवाइसेस के जेनरिक डायग्राम है, जिसमें मेमोरी, ग्राफिक्स, स्टोरेज इंटरफेसेस से लेके कनेक्टिविटी, प्रोसेसर, ऑडियो वीडियो इंटरफेसेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस, सभी के लिए अलग अलग डिवाइसेस यहाँ पर यूज़ होते हैं। देखिए IoT डिवाइसेस के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस हो सकते हैं और उसमें अदर डिवाइसेस से कनेक्शंस भी होता है। IoT डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट इंटरफेस भी होता है, इसके लिए सेंसर्स के लिए, साथ ही साथ आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी होता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे RJ45 का इस्तेमाल होता है वहाँ पर, ठीक है। स्टोरेज एंड ऑडियो वीडियो के लिए, ठीक है, ऑडियो वीडियो के लिए 3.5 mm का ऑडियो वाला केबल यूज़ होता है। जो भी आपका IoT डिवाइसेस होता है वो कलेक्ट करता है डेटा। कहाँ से डेटा कलेक्ट करता है, या तो ऑन बोर्ड कलेक्ट करेगा, है ना, ऑन बोर्ड मतलब डिवाइसेस से,
या फिर जो भी सेंसर अटैच है या जो भी सेंसर डेटा है उससे कलेक्ट करेगा और कम्युनिकेट करेगा वो किसी अदर डिवाइसेस से। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं अदर डिवाइसेस से तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एंड डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, और या तो अदर डिवाइसेस से वो कम्युनिकेट करेगा या फिर वो क्लाउड बेस्ड जो सर्वर रहता है उससे कम्युनिकेट करेगा। बहुत सारे आपके क्लाउड सर्वर अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल हैं आपके स्पेशली आईओटी सिस्टम के लिए। जो भी क्लाउड सर्वर अवेलेबल हैं, है ना, जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है आईओटी प्लेटफॉर्म। क्लाउड सर्वर को ऐसे जो भी क्लाउड सर्वर जो हैं वो आईओटी मेथड में जो भी यूज़ होते हैं उन्हें स्पेशली डिज़ाइन किया गया सिर्फ़ और सिर्फ आईओटी पर्पस के लिए, ताकि हम एनालिसिस और प्रोसेस कर सकें डेटा को बहुत ही आसानी से। कैसे वर्क करता है ना, वर्किंग क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक रिले स्विच को कनेक्ट करते हैं किसी न किसी आईओटी डिवाइसेस से। तो यहाँ पर आईओटी डिवाइसेस क्या कर पाएगा, ऑन ऑफ कर पाएगा। ठीक है, ऑन ऑफ कर पाएगा। अब ये जो ऑन ऑफ होगा किस बेसिस पे होगा, या किसका अल्टरनेटिव होगा, ये अल्टरनेटिव होगा कमांड्स का, जो कि भेजा जाएगा आईओटी डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी रिले स्विच है वो कनेक्टेड है आईओटी डिवाइसेस से। यदि रिले स्विच किसी आईओटी डिवाइसेस से कनेक्टेड है तो वो टर्न ऑफ और ऑन कर सकता है किसी भी एप्लायंसेस को, किसी भी उपकरण को। तो उसके लिए कमांड कैसे मिलेगा, कमांड मिलेगा आईओटी डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप किसी न किसी आईओटी डिवाइस को जो कमांड दोगे उसके बेसिस पे आप किसी न किसी एप्लायंसेस को रिमोटली ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में। ठीक है, तो जो आईओटी प्रोटोकॉल है वो हेल्प करता है कम्युनिकेशन के लिए, जनरली हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन होता है किन के बीच में होता है, ये जो कम्युनिकेशन होता है जो हमारे पास डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो आईओटी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका नोड डिवाइस और दूसरा हो गया आपका क्लाउड बेस्ड सर्वर। ठीक है, क्लाउड बेस्ड सर्वर जिसको शॉर्ट में हम CBS बोल सकते हैं, क्लाउड बेस्ड सर्वर। ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये जो भी कम्युनिकेशन होता है ये कहाँ पे होता है, ओवर द इंटरनेट, है ना। ये जो भी कम्युनिकेशन होगा ये होगा ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब आईओटी प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, देखिए आईओटी प्रोटोकॉल क्या करता है, कमांड को सेंड करता है ना, किसको सेंड करता है, आईओटी डिवाइसेस को। ठीक है, आईओटी प्रोटोकॉल इस चीज़ के लिए हेल्प करता है ताकि आईओटी डिवाइसेस को कमांड दिया जा सके और साथ ही साथ क्या किया जा सके, रिसीव किया जा सके। रिसीव किया जा सके क्या चीज़, क्या रिसीव करना है हमको, डेटा रिसीव करना है ना। हमको क्या करना है, हमको कमांड देना है आईओटी डिवाइसेस को विद द यूज़ ऑफ आईओटी प्रोटोकॉल। साथ ही साथ हमको डेटा रिसीव करना है एक आईओटी से ओवर द इंटरनेट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ यहाँ पर किए जाते हैं, आईओटी प्रोटोकॉल्स। देखिए ये यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हैं इनमें से कुछ प्रोटोकॉल को आप नेटवर्किंग में भी पढ़े होंगे, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर में यहाँ जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो है HTTP, COAP, वेब सॉकेट, MQTT, XMPP, DDS और AMQP। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो है TCP और UDP। नेटवर्क लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं वो हैं IPv4, IPv6 और 6LoWPAN। लिंक लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स लिंक लेयर में प्रोटोकॉल्स या कुछ स्टैंडर्ड्स भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि 802.3 ईथरनेट, 802.11 वाईफाई, 802.16 वाईमैक्स, 802.11
15.4 LRWPAN और साथ ही साथ 2G 3G और LTE सेलुलर। तो इसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले बेसिक लेयर लिंक लेयर के बारे में। देखिए IoT प्रोटोकॉल के केस में लिंक लेयर प्रोटोकॉल क्या करता है? लिंक लेयर प्रोटोकॉल इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि कैसे डेटा फिज़िकली भेजा जाएगा। कहाँ पर भेजा जाएगा? नेटवर्क के फिज़िकल लेयर में कैसे भेजा जाएगा। साथ ही साथ लिंक लेयर यह भी डिटरमाइन करता है कि डेटा को भेजने के लिए मीडियम कौन सा होगा। क्या वो एक कोएक्सियल केबल हो सकता है या फिर डेटा को भेजने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ जो लिंक लेयर है वो ये डिटरमाइन करता है कि कैसे पैकेट्स को कोडेड किया जाएगा और कैसे पैकेट्स की कोडिंग की जाएगी, यानी कि पैकेट्स की कैसे एनकोडिंग होगी या डिकोडिंग किया जाएगा पैकेट्स के बारे में, या हम किसी भी तरह का पैरिटी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लेयर। साथ ही साथ हमको यह भी देखना है कि क्या सिग्नल हम देंगे हार्डवेयर डिवाइसेस को ओवर द मीडियम, जिससे कि कोई ना कोई होस्ट अटैच्ड है। अब हम कुछ और लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो पहला है यहाँ पर 802.3 ईथरनेट। अब ईथरनेट क्या है? ईथरनेट एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका सेट कहलाता है आपका ईथरनेट। और जो ये 802.3 ईथरनेट है ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपके लैन में, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पे लिमिटेड क्षेत्र के लिए आपका लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है। जो भी आपका 802.3 ईथरनेट अभी आपको बताया जा रहा है उसका सबसे पहले स्टैंडर्ड दिया गया था 1980s में, है ना, 1980 के दशक में दिया गया था। और इसको देने का काम किया था आपके IEEE 802.3 नाम की स्टैंडर्ड से दिया गया था। अब ये जो IEEE 802.3 है वो यह डिफ़ाइन करता है फिज़िकल लेयर को और साथ ही साथ मीडियम एक्सेस कंट्रोल नाम के सब लेयर को। और ये जो सब लेयर है वो डेटा लिंक लेयर है। ये जो सब लेयर है वो डेटा लिंक लेयर है वायर्ड ईथरनेट नेटवर्क के लिए। ईथरनेट जो होता है आप उसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है क्लासिक ईथरनेट और दूसरा होता है स्विच्ड ईथरनेट। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है वो है 802.11 वाईफाई। 802.11 यानी कि IEEE 802.11 वो जो है वो पार्ट है आपके IEEE 802 का, जो कि सेट है आपका लैन प्रोटोकॉल के लिए। ये स्पेसिफाई करता है सेट ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक और फिजिकल लेयर PHY, जो कि प्रोटोकॉल्स है फॉर इम्प्लीमेंटिंग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि ये जो 802.11 है ये यूज़ होता है WLAN के लिए, ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा ये जो 802.11 है ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है, किसे स्पेसिफाई करता है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल को स्पेसिफाई करता है। और जो फिज़िकल लेयर है इसके अलावा PHY प्रोटोकॉल क्या करता है? वो इम्प्लीमेंट करता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को। यहाँ पर जो 802.11 वाईफाई है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में बहुत सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ में वर्क करता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी हैं वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, इसके अलावा 5 गीगाहर्ट्ज़ और 60 गीगाहर्ट्ज़। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में ये वर्क करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है 802.16 वाईमैक्स। ये जो प्रोटोकॉल है ये वाईमैक्स टेक्नोलॉजी के लिए है। इसका मतलब होता है वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि यह जो है वाईफाई से थोड़ा सा ज़्यादा रेंज पे होता है। और ये डेवलप किया गया था बाय वर्किंग ग्रुप नंबर 16 ऑफ IEEE 802। इसका स्पेशलाइजेशन यह था कि ये पॉइंट टू पॉइंट
मल्टी पॉइंट ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए वर्क करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है 802.15.4 यानी कि LRWPAN। अब ये क्या है, ये है कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LRWPAN मतलब लो रेट वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर जो IEEE 802.15.4 है वो स्टैंडर्ड डिफाइन करता है बैक को और PHY लेयर को जो कि यूज होता है। इसके अलावा इसमें और भी नेटवर्किंग स्पेसिफिकेशन यूज़ होते हैं जैसे कि ZigBee, 6LoWPAN, थ्रेड, वाइसॉन और MEY प्रोटोकॉल। ये जो स्टैंडर्ड है ये प्रोवाइड कराते हैं लो कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं और लो स्पीड कम्युनिकेशन फॉर पावर कंस्ट्रेंट डिवाइस, यानी कि ऐसे डिवाइसेज जहाँ पे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है उसमें लो स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद है 2G, 3G, 4G मोबाइल कम्युनिकेशन। ये डिफरेंट टाइप के टेली कम्युनिकेशन जनरेशन है। इनमें सबसे फास्टेस्ट है 4G जिसमें VoLT वॉइस ओवर LTE नाम की फैसिलिटी आई है, यानी कि आप यूजिंग द LTE कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो भी IoT डिवाइसेस हैं वो बेस्ड हैं इनके स्टैंडर्ड्स पर, यानी कि जब हम बात करते हैं IoT डिवाइसेस के बारे में तो IoT डिवाइसेस में 2G भी यूज़ होता है, 3G भी यूज़ होता है और 4G भी यूज़ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन यूज़ हो, तीनों तरह के जनरेशन ऑफ डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे। जो IoT डिवाइसेस है वो इन सारी स्टैंडर्ड्स पर बेस है और कम्युनिकेट कर सकता है ओवर द सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, अब जो सेलुलर नेटवर्क होता है इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा विस्तृत होता है, काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क लेयर। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होता है वो IP डेटाग्राम्स को, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड डेटाग्राम्स को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह भेजा जाता है सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन नेटवर्क पर भेजा जाता है। नेटवर्क लेयर परफॉर्म करता है होस्ट एड्रेसिंग को और पैकेट रूटिंग, यानी कि होस्ट का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा और पैकेट जो जाएगा वो किस रूट से जाएगा और कितने समय में पहुंचेगा, यह डिसाइड करने का काम करता है आपका नेटवर्क लेयर। हमने यूज़ किया यहाँ पर IPv4 और IPv6 होस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। IPv4 और IPv6 जो है वो हियरार्चिकल IP एड्रेसिंग स्कीम कहलाता है। सबसे पहले IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वर्जन 4। यह एक न्यूमेरिकल लेबल है जो कि असाइंड होता है प्रत्येक डिवाइसेस को जो कि कनेक्टेड होता है कंप्यूटर नेटवर्क पे, उस कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कि यूज़ करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को कम्युनिकेशन के लिए। कोई भी एक, यदि हम बात करते हैं IP एड्रेस के बारे में, तो उस IP एड्रेस में हमेशा दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला होता है होस्ट या नेटवर्क के लिए आइडेंटिफिकेशन होता है और इसके बाद होता है लोकेशन एड्रेसिंग होता है। IPv4 डिफाइन करता है एक IP एड्रेस को और यह IP एड्रेस हो सकता है 32 बिट का एड्रेस हो सकता है। फिर भी यदि हम बात करें, क्योंकि इंटरनेट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुका है और डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल है IPv4 एड्रेस, तो डिप्लीशन यानी कि अवेलेबल IPv4 एड्रेसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसलिए हमको एक नया वर्ज़न यूज़ करना पड़ रहा है जिसका नाम है IPv6। तो जो IPv6 होता है वो 128 बिट का IP एड्रेस यूज़ कर सकता है। IPv6 को इस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। IPv6 का डिप्लॉयमेंट उसके बाद से लगातार चलता रहा है, जो कि 2000 के दशक के मध्य में और बढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं IPv6 के बारे में। तो जो IPv6 है वो IPv4 का क्या है, सक्सेसर है, यानी कि IPv4 के बाद में आया है और यह डेवलप किया गया था, यानी कि IPv6 डेवलप किया गया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी कि IETF के द्वारा।
जिससे कि हमारे पास जो लॉन्ग प्रॉब्लम था, यानी कि लंबा प्रॉब्लम था कि IPv4 एड्रेसेस हमारे पास एंड हो जा रहे थे, ख़त्म हो जा रहे थे, एग्जॉस्ट हो जा रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया IPv6। दिसंबर 1998 में IPv6 जो है वो एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बन गया IETF के लिए, यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के लिए, जिसको उन्होंने और रेक्टिफाई करके एक इंटरनेट स्टैंडर्ड बनाया 14 जुलाई 2017 को। जो IPv4 है वो यूज़ करता है 128 बिट का एड्रेस, जो कि एक्चुअली में अलाउ करता है 2 की पावर 128, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 3.4 × 10 की पावर 38 एड्रेसेस हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 6 लो पैन। 6 लो पैन जो है वो एक एक्रोनीम है IPv6 के लिए, ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि यहाँ पर लो पैन का मतलब है लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर 6 लो पैन क्या है, एक नेम है जो इस बात को कंक्लूड करता है, जिसे कंक्लूड करता है या यह नाम दिया गया था इंटरनेट एरिया ऑफ द EETF के एक ग्रुप के द्वारा। यह प्रोटोकॉल अलाउ करता है कि स्मॉलेस्ट डिवाइसेस लिमिटेड प्रोसेसिंग एबिलिटी के साथ ट्रांसमिट कर सकें इंफॉर्मेशन को वायरलेसली यूजिंग एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो 6 लो पैन है वो कम्युनिकेट कर सकता है विद 802.15.4 डिवाइसेस के साथ अदर डिवाइसेस जैसे कि IP नेटवर्क लिंक जैसे कि वाईफाई। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, प्रोवाइड कराते हैं कुछ फंक्शंस, जैसे कि हो गया एरर कंट्रोल, सेगमेंटेशन। एरर कंट्रोल में अब एरर को कंट्रोल करने के लिए, सेगमेंटेशन यानी कि पैकेट्स को डिवाइड करने के लिए, फ्लो कंट्रोल यानी कि जो भी डेटा का फ्लो होता है वो सही डायरेक्शन में हो रहा है उसके लिए, कंजेशन, किसी भी तरह का यदि बिट्स मिसिंग हो रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए। तो यह जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है यह एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है अंडरलाइंग नेटवर्क के। नेक्स्ट है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक तरीके का ऐसा स्टैंडर्ड है जो डिफ़ाइन करता है कि कैसे इस्टेब्लिश करना है और मेंटेन करना है एक नेटवर्क कन्वर्सेशन को, जिसमें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सचेंज कर सकता है डेटा को। TCP वर्क करता है IP के साथ, इसलिए कहीं कहीं पर TCP/IP भी लिखा जाता है, जो यह डिफ़ाइन करता है कि कैसे कंप्यूटर्स सेंड करेगा पैकेट ऑफ डेटा एक दूसरे के पास। जब TCP और IP को हम लेते हैं बेसिक रूल्स, तो वो डिफाइनिंग करते हैं इंटरनेट के लिए। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी कि IETF ने डिफ़ाइन किया था TCP को इन द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट RFC स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंट नंबर 793 में। TCP को डिफ़ाइन किया गया था RFC डॉक्यूमेंट नंबर 793। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है UDP यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यह एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। UDP पार्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का, जिसे कि रिफर्ड किया जाता है एज UDP/IP सूट। TCP के जस्ट उल्टा जब हम बात करते हैं UDP के बारे में, तो ये एक अनरिलायबल बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यहाँ पर इसलिए इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता है डेटा ट्रांसफ़र के पहले कनेक्शन, आप डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यह इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि कैसे एप्लीकेशन इंटरफेस विद द लोअर लेयर प्रोटोकॉल सेंड होंगे ओवर द नेटवर्क। इसमें सबसे पहले HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल होता है हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट जैसे कि HTML के लिए। इस HTTP को डिज़ाइन किया गया था वेब ब्राउज़र्स और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि ब्राउज़र्स और सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका और अदर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। HTTP जो होता है वो फॉलो करता है क्लासिकल क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें कि क्लाइंट ओपन करता है एक कनेक्शन रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि रिक्वेस्ट के लिए HTTP फॉलो करता है एक कनेक्शन और तब तक वेट करता रहता है जब तक कि उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ना मिल जाए। HTTP को एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सर्वर किसी भी प्रकार का डेटा नहीं रखता है दो रिक्वेस्ट के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है COAP यानी कि कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। यह एक तरीके का स्पेशल इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है कॉन्स्टेंट डिवाइसेस के लिए, जैसे कि एक और डिवाइसेस है वो है RFC 7252। ये एक तरीके का नेटवर्किंग डिवाइसेस है। जो COAP होता है वो इनेबल करता है डिवाइसेस को, यानी कि डिवाइसेस को फैसिलिटी देता है कि कम्युनिकेट किया जा सके ओवर द इंटरनेट। जो COAP नाम का प्रोटोकॉल है वो स्पेशली टारगेटेड करता है कॉन्स्टेंट हार्डवेयर को, जैसे कि 8 बिट्स माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो कुछ माइक्रो प्रोसेसर से मिलते जुलते होते हैं। जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उनका साइज माइक्रो कंट्रोलर से कम होता है और उनकी जो मेमोरी कैपेसिटी वो भी माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में कम होती है। लो पावर सेंसर और सिमिलर डिवाइसेस जो कि नहीं रन हो सकते HTTP और TLSs में। नेक्स्ट है वेब सॉकेट। तो वेब सॉकेट प्रोटोकॉल क्या करता है, वो इनेबल करता है 2 वे कम्युनिकेशन एक क्लाइंट के बीच में जो कि रनिंग होता है अनट्रस्टेड कोड में, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में, एक रिमोट होस्ट के लिए जो कि ऑप्टेड होता है कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट कोड। सिक्योरिटी मॉडल जो यूज़ होता है इसके लिए वो होता है ओरिजिन बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल, जो कि कॉमनली यूज होता है बाय वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है MQTT यानी कि मशीन टू मशीन M2M इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल है। यह डिज़ाइन किया गया है एक एक्सट्रीमली लाइटवेट पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि जो MQTT है वो यूज़ होता है आपके डेटा को पब्लिश करने के लिए और सब्सक्राइब मैसेजिंग सर्विसेज के लिए, यानी कि यदि आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है MQTT। और इसका जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है विद द रिमोट लोकेशन, जहाँ पे एक स्मॉल कोड फुटप्रिंट रिक्वायर्ड है और नेटवर्क बैंडविड्थ जो है वो प्रीमियम यानी कि अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है SMPP यानी कि एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर के लिए, जो कि बेस्ड होता है XML पे। यह इनेबल करता है नियर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ स्ट्रक्चर्ड के साथ साथ एक्सटेंसिबल डेटा 2 या ज़्यादा नेटवर्क एंटिटीज़ के बीच में। नेक्स्ट है DDS यानी कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। यह एक मिडिलवेयर प्रोटोकॉल है और यह एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का स्टैंडर्ड है, API का स्टैंडर्ड है डेटा सेंट्रिक कनेक्टिविटी के लिए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप OMG। यह इंटीग्रेट करता है कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम टुगेदर, प्रोवाइड कराता है लो लेटेंसी डेटा कनेक्टिविटी, एक्सट्रीम रिलायबिलिटी और एक स्केलेबल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है AMQP एक तरह का IoT प्रोटोकॉल है जो कि कंसिस्ट करता है हार्ड और फास्ट कंपोनेंट्स जो कि रूट कर सकें और सेव कर सकें मैसेज एक ब्रोकर कैरियर में।
और ये सेट करता है पॉलिसीज़ ताकि वायरिंग किया जा सके कंपोनेंट्स टुगेदर। AMQP प्रोटोकॉल इनेबल करता है पेट्रोन प्रोग्राम्स को कि वो डीलर से टॉक कर सकें, पेट्रोन प्रोग्राम यानी कि मेन प्रोग्राम्स, और इंगेज कर सकें विद द AMQP मॉडल। डीलर मीन्स प्रोग्राम का ऐसा कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू।